साहित्य निधि में आज सुनिए हिंदी साहित्य की अप्रतिम और वरिष्ठ लेखिका मधु काकरिया जी की लिखी हुई कहानी जंगली बिल्ली। चंडीगढ़ से कुछ दूर किसी उपवन सा शांत और सुंदर चंडी मंदिर कैंट के एक हिस्से में फौजी छावनी, सारे घर फौजियों के, एक अलग ही दुनिया, अलग ही भाषा। कहीं मेजर विकास लॉन में अखबार पढ़ते हुए, कहीं कर्नल रणेंद्र जॉगिंग करते हुए, तो कहीं कैप्टन सोलकर कुत्तों के साथ टहलते हुए, कहीं मिसेस कुलकर्णी साइकिल चलाती हुई, तो कहीं लेफ्टिनेंट कर्नल अमरिंदर सिंह का नन्हा सबको अपनी नकली AK-47 से डराता हुआ। मन को महकाती दूर दूर तक फैली हरियाली, खिलखिलाते फूल, उड़ान भरते रंग बिरंगे परिंदे और हवा में झड़ते पीले पत्तों का हल्का संगीत। इस जीवनदायी सौंदर्य को घूंट घूंट पीने के बजाय मैं उलझी हुई थी अपने भतीजे मेजर विक्रम से। बात उत्तर पूर्व की हो रही थी। वे कह रहे थे सत्य मर चुका है, घूम फिरकर झूठ ही सच बनकर सामने आता है। तह तक कोई पहुंचना ही नहीं चाहता। इधर जिसे देखो फौज के पीछे पड़ा है। भाई, फौज तो सत्ता के हाथों की कठपुतली है। सारे निर्णय ऊपर से आते हैं। हमने क्या कभी अपनी इच्छा से गन चलाई? अपनी इच्छा से हम सिर तो नहीं ला सकते, गोली क्या चलाएंगे? बोलते बोलते मेजर विक्रम ने कैप्टन अरुण की ओर ताका, इस उम्मीद में कि शायद वो उनके समर्थन में कुछ बोलेंगे। कैप्टन अरुण कुछ नहीं बोले। वे अपने सामने के सुंदर दृश्यों का आनंद ले रहे थे। गर्मा गर्म बहस का तापमान अवरोही मोड़ लेने लगा था कि सामने से मेजर आदित्य राजा आ थमके। उनके दृश्य में आ जाने भर से माहौल में दिलचस्प बदलाव आ गया। कोयल कूकने लगी, हवा तेज चलने लगी। वे यहाँ पिछले 2 साल से थे। इसके पूर्व असम राइफल्स में थे। पूरी कॉलोनी में सबसे अधिक सम्मानित थे, क्योंकि पिछले साल ही उन्हें अपनी बहादुरी के लिए शौर्य चक्र राष्ट्रपति के हाथों मिल चुका था, जो कॉलोनी के हर बाशिंदे की जुबान पर था। हमारे वीर बहादुर जवान। मेजर विक्रम की पत्नी गरिमा ने आर्मी अंदाज में परिचय कराने की शुरुआत की ही थी कि ललाट पर शिकन उभर आई आदित्य राजा के। कुर्सी पर बैठते बैठते वो खिन्न से हुए। आधी अधूरी हंसी के साथ वे कहने लगे, प्लीज़ भाभी, मेरा परिचय इस प्रकार न कराएं। जाने क्यों मुझे वीरता और बहादुरी दोनों ही शब्द अब उतने अच्छे नहीं लगते जैसे पहले कभी लगा करते थे। सच कहूँ तो चिढ़ सी हो गई है। कुछ दर्द था जो उनकी अधूरी हंसी के पीछे झांक रहा था। कैप्टन अरुण को एकाएक कुछ काम याद आ गया। वे सीटी बजाते हुए बाहर निकल गए। पर क्यों? गरिमा ने दुपट्टे को नीचे खींचते हुए पूछा। बुरा मत मानना भाभी, मैं सचमुच आज तक तय नहीं कर पाया हूँ कि वो मेरी वीरता थी या अंधेरे में अंधेरे से लड़ना था। जब दोस्तों और महफिल में रहता हूँ तब लगता है कि शायद वो बहादुरी जैसा कुछ था, लेकिन बोलते बोलते एक लंबी सांस खींची उन्होंने और खामोश हो गए। हम सकते में थे। एक ठंडी लहर शिराओं में रेंग गई। फौजी पंचम स्वर में अपनी बहादुरी का बखान करते नहीं थकते और ये कह रहे हैं। लेकिन क्या रुक क्यों गए? निहायत मुलायम शब्द में बर्फ तोड़ी गरिमा ने। वे शायद द्वंद्व में थे, बोलूं ना बोलूं कि धूप छाऊं। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद अपने सूखे होंठों पर जीभ फेरते हुए शब्दों को चबा चबा कर उन्होंने कहा, एक बात समझ में नहीं आती भाभी कि यदि वो मेरी वीरता थी तो मुझे नींद क्यों नहीं आती? सोने की कोशिश करता हूँ पर दिमाग पीछे का दरवाज़ा खोल अतीत की उन्हीं अंधेरी सुरंगों में घुस जाता है। क्यों हर रात सोने से पहले मुझे उस घटना को भुलाने के लिए, बदमाश बेचैनियों को मार डालने के लिए 2 पैग जाम लेने पड़ते हैं? बोलिए क्यों? मुझे महाभारत का एक संवाद याद आया जिसमें धृतराष्ट्र विदुर से पूछते हैं, क्यों मुझे रात रात भर नींद नहीं आती? तो विदुर जवाब देते हैं कि महाराज, नींद कामी पुरुष, चोर और उस आदमी को नहीं आती जिसका अपने से अधिक बलवान से बैर हो गया हो। काम की आपकी आयु नहीं है, राजा होने के कारण आप चोर हो नहीं सकते, तो तीसरा कारण ही आपको सोने नहीं देता होगा। तो क्या अपने शत्रुओं के चलते सो नहीं पाते मेजर? मेजर राणा के बारे में मैं सुन चुकी थी। वे मणिपुर पोस्टिंग के दौरान कई खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम दे चुके थे। इसलिए मैंने भी चाय का घूंट भरते हुए कहा, बहादुरी तो वो नो डाउट थी। मन की पीड़ा को भरसक दबाने का प्रयत्न किया उन्होंने, पर पीड़ा थी कि झलक ही पड़ी। चाय के प्याले को परे सरकाते हुए उन्होंने कहा, मैडम, युद्ध और जोश के उन जादुई पलों में, वातावरण के प्रभाव में, कड़क फौजी वर्दी में, जब देशभक्ति का ज्वार आपके चैतन्य पर छाया रहता है, दुश्मन का सफाया कड़क चाय की तरह लगता है। शायद मुझे भी लगा कि वो मेरी बहादुरी थी। मुझे क्या,
देशभक्ति के मारे हर किसी को ये लगा होगा, पर आज जब सब कुछ गरज बरस कर थम गया, आंधी तूफान शांत हो गए हैं और मैं अपनी लहूलुहान, चोटिल, उधड़ी और पैबंद लगी आत्मा के पास वापस लौट आया हूँ अकेला, तो क्यों बहादुरी का वो भाव, वो आवेग लौट कर नहीं आता मेरे पास? क्यों मन के अंदर सिर्फ एक सन्नाटा भर गया है? क्यों लगता है कि वो बहादुरी, वो जश्न, वो किला फतेह कर लेने की अनुभूति बहादुरी नहीं, बहादुरी का सिर्फ छलावा थी, एक फंदा थी। वो वातावरण का तत्कालिक प्रभाव था जिसमें फंस गया था मैं। यदि वो बहादुरी थी तो फिर रात रात भर सो क्यों नहीं पाता मैं? वो क्या है जो मुझे सोने नहीं देता? क्यों हर रात अंधेरे के साथ साथ एक लाल दरिया मेरी आंखों के सामने फैल जाता है? रुमाल से मुंह पोंछते हुए वे क्षणांश भर रुके और फिर टेबल पर मुक्का मारते हुए जोर से बोले, क्यों? बेचैनी कांटों की तरह उगाई थी उनके चेहरे पर। अपने प्रवाह में बोलते गए वे, सत्य था कि मैंने 4 उग्रवादियों को ढेर किया, पर हुआ क्या? कुछ भी तो नहीं बदला। हिंसा से कभी कुछ बदलता? सिर्फ मोंगेम्बो खुश होता है। ये वो सत्य था जो न शिव था और न ही सुंदर था, क्योंकि कोई भी वध तभी न्याय संगत है जब वो लोक कल्याण में हो, सत्य और अन्याय के विरुद्ध हो। क्या मैं दावा कर सकता हूँ कि वे जीवन जो मैंने या मेरी टीम ने छीन लिए वे लोकहित में थे? मैडम, आज अच्छा बुरा सब एक साथ इस कदर घुल मिल गया है कि किसी एक दूरबीन से आप सब कुछ नहीं देख सकते। जब मैं अपने सोच के झरोखे से उस घटना को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि उन मरते क्षणों में उस बंदे को क्या याद आया होगा। उसे ना बाट जोहती पत्नी, ना किलकारी मारते बच्चे याद आए होंगे, ना कोई खुदा, ना जनदायनी माँ, ना मणिपुर का सौंदर्य। उसे सिर्फ याद रही होगी एक दुश्मनी, एक अफसोस कि वो मुझे नहीं मार सका। एकाएक वह अतीत के गलियारों में भटकने लगे और दूर देखते हुए आत्मलीन होकर कहने लगे, मैडम, बचपन में मैंने एक बार एक निरीह कबूतर को बिल्ली के पंजे से मरने से बचाया था। तब फ्लैट सिस्टम नहीं था। मैं पेशाब करने के लिए कमरे से बाहर आया तो एकाएक देखता हूँ बिल्ली के मुंह में फड़फड़ाता कबूतर। मैंने देखा बाहर सीख झाड़ू रखी हुई है। मैंने आओ न देखा ताओ, वो झाड़ू उठाई और भरपूर वार से बिल्ली को दे मारा। बिल्ली का मुंह खुला और कबूतर देखते ही देखते उड़न छू। मैं रहा होऊंगा कोई 10-11 साल का। आज भी वो नहायत ही छोटी सी घटना की स्मृति मन के पर्दे पर ताज़ा है। मैं उस घटना को याद करता हूँ, करते रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एक जीवन बचाया था। जबकि मणिपुर की वो घटना है तो राष्ट्रीय महत्व की, फिर भी मैं उसे भूल जाना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि यादों का वो नाला सूख जाए, मिट जाए जहन से। स्लेट पर गलती से लिखे अक्षर की तरह मिटा देना चाहता हूँ उसे। बताइए क्यों? क्यों लगता है मैडम कि असम पोस्टिंग के बाद मौसम ही बदल गया? एकदम शुरू हो गया पराजित और आहत भावनाओं का मौसम। इस बदलते मौसम में देशभक्ति की मेरी मजबूत इमारत ही डावाडोल हो गई। यादगार पलों को आदमी हमेशा जीना चाहता है, पर मैं उन पलों को भूल जाना चाहता हूँ। आज तक पीछा करती है वो आवाज़, नहीं लगता कि मैंने कोई बहादुरी की। कैसी आवाज़? गरिमा की आंखें चौड़ी हुई। वे उसी भावदशा को याद कर उसी में थोड़ी देर के लिए खो गए थे, सीली बासी गंध के साथ। थोड़ा नीचे हुआ चश्मे को ऊपर उठाते हुए और गला खकाड़ते हुए उन्होंने कहा, यह बहुत निजी और आंतरिक घटना है, इसे बाहर से समझाना मुश्किल है, फिर भी मैं चेष्टा करता हूँ मैडम। जब गोली लगती है ना तो बड़ी तेजी से खून बहता है, गट गट जैसी आवाज़ के साथ, जैसे पूरे वेग से बह रहा हो नाले में पानी। आज भी उस आवाज़ को भूल नहीं पाता मैं। किसी काली छाया की तरह अवचेतन में छा गए हैं वो दृश्य, वो आवाज़, प्राण छोड़ती गाय की सी वे खौफजदा अनमुखी आंखें, वो हों कर टूटती सांस की डोर। उस समय वो मेरा दुश्मन नहीं था, सिर्फ एक इंसान था, मर्मांतक पीड़ा का एक चरम रूप। उस इंसानी पीड़ा को आगे बढ़ाने में मेरा भी योगदान था। मैडम, जब भी दर्पण देखता हूँ बचपन के उस चेहरे को खोजता हूँ जो कभी अपना था। स्थिर चित्त से जब उस घटना का विश्लेषण करता हूँ तो ढह जाता हूँ मैं। होता यह है कि हम जवानों के भीतर नफरत का एक ज्वार पैदा किया जाता है और उसे हमारे कच्चे मानस में रोप दिया जाता है। जब तक नफरत का वो बिरवा जिंदा रहता है हमें लगता है कि हमने वाकई बहादुरी का कारनामा किया है, पर जैसे ही हम अपनी स्वाभाविक जिंदगी जीने लगते हैं, सैनिक की खोल से बाहर आकर एक इंसानी खोल में आ जाते हैं, नफरत का वो ज्वार हमारे भीतर ढह जाता है। तब हमारी वो नकली बहादुरी भी ढह जाती है और तब परिंदे की तरह रूह फड़फड़ाती है। हाय,
मैंने क्या कर डाला था। मैं भी ऐसे क्षणों में अपने को भुलाने के लिए 2 पैक जाम चढ़ा लेता हूँ। कराहना, तड़प, छटपटाहट बहुत देखी थी, लेकिन ठीक अपनी ही गोली से ढेर हुए उग्रवादी के शरीर से इस प्रकार गड गड की आवाज़ के साथ तेजी से बहते खून को पहली बार देखा था। छोटी सी खामोशी के बाद उन्होंने फिर बोलना शुरू किया। जी, 21 असम राइफल्स में थी मेरी पोस्टिंग 2008 टू 2011 के दौरान। नहीं, ये इंडियन आर्मी के अंतर्गत नहीं आती है। सिर्फ कुछ ऑफिसर्स इंडियन आर्मी से, जैसे मैं, वहाँ बुला लिए जाते हैं। जवान वही होते हैं। वहाँ जनता की भी एक एंटी फौज थी। हमारा काम था लोगों के दिल और दिमाग पर काबू पाना और अलगाववादियों के होश ठिकाने लगाना। 2 टूक शब्दों में कहें तो हमारा काम था बंदूक की नोक पर उनकी अकड़ई गर्दन को दबोच डालना। इस प्रकार मिलिटेंसी का सफाया करना। लेकिन मिलिटेंट की पहचान सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण काम होता है। सब देखने में एक जैसे लगते हैं। नियम के अनुसार जब तक बंदे के हाथों में हथियार नहीं है, हम उसे मिलिटेंट नहीं मान सकते। वे स्थानीय लोगों में इस कदर घुले मिले रहते हैं कि बहुत चुनौतीपूर्ण होता है उनका सफाया करना। इसलिए हम खबरियों पर निर्भर रहते थे। जैसे ही कोई खबर मिलती, ऑपरेशन के लिए निकल पड़ते। मणिपुर के लोग हमसे खफा क्यों हैं? क्यों है वहाँ मिलिटेंसी? एकाएक मेरे मुंह से निकल गया था। चाय ठंडी हो जाएगी। गरिमा ने आंखों से चाय को इशारा किया, पर मेजर ने उन्हें अनसुनी करते हुए अपनी बात जारी रखी। मणिपुर में जो मिलिटेंसी है, उसमें कश्मीर की तरह विदेशी तत्व का उतना हाथ नहीं है। वहाँ के लोग हमारे खिलाफ हैं तो इसलिए कि हमने उनके लिए कभी कुछ किया ही नहीं। बुरी तरह उपेक्षित किया है उन्हें। वहाँ विकास के कोई लक्षण ही नहीं। दूर दूर तक कोई सड़क नहीं, मार्केट नहीं, रास्ते नहीं। मछलियाँ बहुत महंगी। एक गैस सिलेंडर का भाव था 2000 रुपये। मैंने खुद वहाँ कई बार पेट्रोल 450 रुपये प्रति लीटर खरीदा था। माचिस की तीली तक वहाँ बर्मा से आती है और बर्मा में चीन से। और तो और हमने उग्रवाद पर काबू पाने के लिए गांवों के बीच कटीले बाड़ लगा दिए, जिससे गांव एक दूसरे से कट गए और उनका सामाजिक और आर्थिक ढांचा चरमरा गया। अब कोई बताए कि ऐसे हालात में वो हमारा विरोध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बात तो हो रही थी बहादुरी की। मैं जानने को मरी जा रही थी कि जिसके लिए उनको शौर्य चक्र मिला था, क्या वो बहादुरी नहीं थी? मैं पूछने से खुद को रोक नहीं सकी। मैंने फिर पूछा, परंतु वो बहादुरी क्यों नहीं थी? थोड़े तल्ख शब्दों में जवाब आया, वो बहादुरी थी लेकिन नहीं थी। क्या मतलब? दुपट्टे को उंगलियों से लपेटते हुए पूछा गरिमा ने। मतलब यही कि एक समय मैं अपने को बहुत बहादुर समझता था मैडम। मुझे लगता था मेरी बहादुरी देश के काम आनी चाहिए, इसीलिए मैंने फ़ौज ज्वाइन की थी। लेकिन असम राइफल्स की पोस्टिंग के बाद मैं ये सोचने को विवश हुआ हूँ कि जो मैंने किया और मेरी जिस बहादुरी के लिए मुझे शौर्य चक्र मिला, क्या वो सचमुच वीरता थी? मक्खी की तरह हर वक्त भिनभिनाता रहता है ये सवाल मेरे चारों तरफ। हाँ, मैंने एक नहीं 4-4 उग्रवादियों को मारा था, और वो भी बिना किसी कैजुअलिटी के। दरअसल फौज के ही किसी भूतपूर्व कमांडर सुरमई तामखुल की हत्या उग्रवादियों द्वारा कर दी गई थी, बाकायदा घोषणा करके। मैंने सोच लिया था कि इस हत्या का बदला मुझे लेना है। 6 महीने लग गए मुझे उनकी संभाल लायक जुबान सीखने में और स्थानीय लोगों के बीच घुलने मिलने में। इस बीच उनके सांस्कृतिक आयोजनों में मैं आता जाता रहा। लोगों को, विशेषकर बुजुर्गों को, अपनी कंपनी में आमंत्रित करता और 15 अगस्त के मौके पर उनसे ही झंडा फहरवाता था, जिससे लोगों के बीच एक संदेश जाए। मैं तंदुरुस्त युवकों को फौज में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करता और युवतियों को एयर होस्टेस बनने का सुझाव देता, जिससे उनके जीवन स्तर में कुछ तो सुधार हो। अलगाववादियों के भी 100 से ज़्यादा ग्रुप थे। उद्देश्य एक, आज़ादी या पैसा। बहरहाल इन्हीं दोस्तियों के जरिए मुझे पता चला कि मुझे पीपल्स लिबरेशन पार्टी नामक उग्रवादी संगठन से निपटना है। हर एक उग्रवादी संगठन की तरह इस संगठन की भी अपनी वर्दी और अपनी आर्मी थी। सारी वर्दियां और हथियार वाया बर्मा, चाइना से आते थे। उस संगठन के सारे पद इंडियन आर्मी जैसे थे। मेरे पास धमकी से भरा एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने कहा, मैं अमुक कर्नल बोल रहा हूँ। हमारे पास ये भी खबर थी कि वे अमुक दिन अमुक समय पैसों से भरी सरकारी गाड़ी लूटने जा रहे हैं। 21 नवंबर की रात 1:12 पर हमने भी घने जंगलों से होकर जाना तय किया। एक टीम मेरे साथ थी, एक टीम मैंने अपने जेसीओ के साथ रवाना की, एक और टीम को दूसरे रास्ते से आने का निर्देश दिया। घने जंगल के बीच हुआ घमासान। पहली गोली उनकी तरफ से चली। मेरा एक जूनियर जो मेरे साथ था फ्रीज हो गया। वो पहली बार फायरिंग और खून खराबा देख रहा था।
मैंने उसे एक थप्पड़ लगाया और कहा, तू नहीं मारेगा तो वे तुझे मार डालेंगे, पर वो हिला तक नहीं। मैंने उसे अलग किया और 3 घंटे तक चले उस ऑपरेशन में मेरी अगुवाई में मेरी टीम ने 3 अलगाववादियों को ढेर किया। इसके बाद मैंने उन्हें रोक दिया था। अंतिम उग्रवादी को मैं जिंदा पकड़ना चाहता था, लेकिन उसने फायरिंग जारी रखी। मैं भी फायरिंग के लिए विवश हुआ। पल भर में ही मेरी गोली से उसका जीवन शेष हुआ। मैंने साफ अपनी गोली उसे लगते हुए देखी थी। टीम के साथ पता नहीं चलता है कि कौन किसी गोली से मरा, लेकिन वो मेरी गोली से मरा था। उसके बाद का समय व्यस्तता में, पीठ ठुकवाने में, जय हो नुमा सेलिब्रेशन में और पोस्टमार्टम के दस्तावेज तैयार करवाने में पता ही नहीं चला कि कैसे निकल गया। ये सेंस ऑफ टोटल ऑब्लिवियन था। अपने काम में ही इतनी एकाग्र निष्ठा, अपने को पूरी तरह भूल जाने की स्थिति थी। ऐसे में कुछ और सोचने की ताकत को ही दिमाग से बाहर कर दिया गया था। मैं वही सोच रहा था जो मेरी यूनिट मुझसे सोचवा रही थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आत्मा को सुन्न कर देने वाला था। बोलते बोलते चेहरा धुआं धुआं हो गया उनका। ठंडी हो चुकी चाय का अंतिम घूंट भरते हुए बोलना जारी रखा उन्होंने। जब तक मैं चेन्नई अपने घर वापस आया, दुनिया अपने में व्यस्त हो चुकी थी। विजय, बहादुरी, सेलिब्रेशंस, प्रशंसा, शोहरत, सबका तूफान उतर चुका था। तब मैंने जाना कि मैं लौट कर भी वापस नहीं लौट पाया हूँ। तब मैंने जाना कि मैं वही नहीं हूँ जैसा मैं गया था। इस पोस्टिंग ने मेरे दिल और दिमाग में जाने कितना गोला बारूद और जाने कितनी कुरूपता भर दी थी। पिछली बार आया था तो सारी कायनात संगीत से भरी लगती थी। आज कहीं टायर में फटने की आवाज़ आती तो लगता जैसे कहीं बम फूटा है। रात तकिए पर सर रखता हूँ तो वो गड गड आवाज़, वो टूटती सांस की डोर, वे अधमुंदी आँखें, घायलों की दारुण चीख जैसे मेरे सामने की दीवार पर चिपक जाती है। क्यों होता है ऐसा? शायद इसीलिए कि जब निपट एकांत में आप अपनी काया से बाहर आ अपना होना देखते हैं, तब आप सारी चकाचौंध, गर्जन तर्जन और शोरगुल से दूर अपने अंडरग्राउंड अंधेरे में अपने सारे मेकअप और वर्दी उतार कर अपने आप से रूबरू होते हैं। तभी आप जो घट चुका है उस पर सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की हैसियत से सोच भी पाते हैं। बोलते बोलते फिर खामोश हो गए मेजर और सामने कतार में खड़े पेड़ों को देखने लगे। बोलिए ना, मैं और गरिमा एक साथ बोले। रुक रुक कर हल्की हल्की सी बारिश होने लगी थी। हम सब भीतर आ गए थे। मेजर विक्रम ने एक लंबी सी जम्हाई ली और बाहर निकल गए। मेजर आदित्य राजा शायद संवाद के उस बिंदु पर आकर ठहर गए थे जहां बोलना भीतर के खदबदाते लावे को बाहर निकालने जैसा जरूरी हो गया था। अपने प्रवाह में बहते रहे वे। असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। बहादुरी का रहा साहब भ्रम तब टूट गया जब मुझे शौर्य चक्र के लिए चुना गया। शांति के दौरान मिलने वाला काफ़ी प्रतिष्ठित इनाम है ये। तभी मुझे सूचित किया गया कि तमिलनाडु राज्य की सरकार मुझे इस उपलक्ष्य में 20,000 रुपये की आर्थिक राशि देगी। मैं आसमान से गिरा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा की सरकार शौर्य चक्र के साथ 20 लाख की राशि देती है। क्या तमिलनाडु के जवान की जान की कीमत पंजाब के जवान की जान की कीमत से कम है? बहादुरी का सारा सोना झड़ गया। मुझे नहीं चाहिए ये। मैंने सरकार से निवेदन किया कि वो ये राशि मुख्यमंत्री फंड में मेरी तरफ से रख दें। मैं अभी जीवित हूँ और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ। सोचिए, यदि मेरी जगह कोई दूसरा सैनिक शहीद हो गया होता तो क्या सरकार उसकी विधवा को सिर्फ 20,000 रुपये देकर अपने दायित्व से मुक्त हो जाती? जिस बंदे ने देश के लिए अपनी जान दी, क्या उसकी विधवा और बच्चे रोटी के लिए मोहताज हो जाएं? मैडम, इसी पल मेरी बहादुरी, मेरी जान और मेरा शौर्य चक्र सब झूठे पड़ गए। सारे पर्दे हट गए। कहाँ था सम्मान? मुझे ये भी ताज्जुब हुआ कि मेरे पहले किसी ने भी इस गैर बराबरी का विरोध क्यों नहीं किया। मैंने राज्य सरकार को यह भी लिखा कि अब कोई भी आदमी आपके राज्य से सेना में क्यों जाएगा जब आप उसकी जान की कीमत सिर्फ 20,000 लगाएंगे। पहली बार मुझे लगा कि जिस आदर्श के नाम पर मैं सेना में गया वो कितना बड़ा छलावा था। जब भी हम किसी ऑपरेशन में जाते हैं तो सबसे खतरनाक कदम होता है हाउस ओपनिंग ड्रिल, यानी मिलिटेंट के छुपे ठिकाने का दरवाज़ा खुलवाना, क्योंकि उसको तो मरना ही मरना है। अपनी टीम में मैंने आज तक ये काम किसी दूसरे को नहीं करने दिया। हमेशा मैंने किया और देखिए हमेशा बचा रहा। मणिपुर में भी जब तक रहा उग्रवादियों के निशाने पर रहा, क्योंकि जिन 4 अलगाववादियों को ढेर किया था मैंने, उनमें से एक पीपल्स लिबरेशन पार्टी के कमांडिंग अफसर का इकलौता बेटा था। वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया था, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। इस पोस्टिंग के दौरान कई बार ऐसा भी हुआ कि मुझे लगा अब मरा।
अब आप ही बताइए कि यदि वो बहादुरी थी तो क्या उसका इस प्रकार मोल भाव हो सकता था? हमें घुट्टी में पिलाया जाता है कि दुश्मन का सफाया ही बहादुरी है, पर कौन तय करेगा कि कौन दुश्मन कौन दोस्त? काश हम पर इतिहास का बोझ और क्रूरता नहीं होती। अब लगता है कि कश्मीर हो या पूर्वोत्तर, इतिहास से बाहर निकलकर ही हम मुक्ति पा सकते हैं। उनकी निगाहें डूबते सूरज की ओर उठी थीं। गरिमा ने सामने की खिड़की खोल दी थी। मोगरा फूलों की खुशबू से घर भर गया था। मेजर आक्रोश और भावना के ज्वार में बहने लगे थे। बाहर आने में कुछ समय लगा उन्हें। कुछ खामोश पल के बाद उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बेहद उदास स्वरों में धीरे धीरे कहने लगे, परिवार की इच्छा के विरुद्ध फौज ज्वाइन क्यों की मैंने? क्योंकि मैं श्रेष्ठ का वर्ण करना चाहता था। आज 14 सालों की देश सेवा के बाद, विशेषकर असम राइफल्स की पोस्टिंग के बाद, ये सवाल लगातार मेरा पीछा कर रहा है कि क्या मैं श्रेष्ठ जीवन जी रहा हूँ? अब हालत ये है कि मार्च पर निकलता हूँ तो पाँव आगे और मन पीछे डोलता रहता है। अब क्या चाहते हैं आप? क्या चाहता हूँ? व्यंग से होंठ टेढ़े हो गए थे उनके। हंसने की नाकाम चेष्टा में उनका चेहरा हल्के से कांपा। मुलायम स्वरों में आंख से आंख मिलाते हुए उन्होंने कहा, किसी शायर ने कहा है, मेरे रोने का जिसमें किस्सा है, मेरे रोने का जिसमें किस्सा है, उम्र का बेहतरीन हिस्सा है। मैडम, उम्र का बेहतरीन हिस्सा निकल गया। अब बस जल्दी से जल्दी बूढ़ा हो जाना चाहता हूँ, जिससे वर्दी मेरे बदन से उतर जाए। बोलते बोलते वे बिना बात ही हंस दिए, एक खोखली हंसी। अरे, ऐसा भी कोई चाहता है क्या? हम दोनों एक साथ फूट पड़े। आप चाहें तो मुझे एक सनकी फौजी समझ लीजिए, पर सच्चाई यही है कि मैं जीने के हाथों मर रहा हूँ। जीवन यदि बेहतर की खोज है तो मैं हर दिन बदतर हो रहा हूँ और मर रहा हूँ। असम पोस्टिंग के बाद से ये हाल हो गया है कि मन को संभालने के लिए कभी नदी किनारे, कभी झरनों के पास चला जाता हूँ। ऊपर से गिरते पानी की आवाज़ सुनता हूँ, सूखे पत्तों का शोर सुनता हूँ, कभी पाखियों की चहचहाट सुनता हूँ। पल भर के लिए मन बहलता है, लेकिन फिर सभी आवाज़ों के ऊपर एक आवाज़ छा जाती है, वही बहते खून की गड 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 गड। क्या करूँ? यादें मरती भी नहीं। लगता है जैसे दुनिया में बस एक ही आवाज़ रह गई है, वही गड गड। यहाँ तक कि तेज पंखे के शोर में भी वही आवाज़ गूंजती है। मैडम, कोई भी सत्य सार्वकालिक नहीं होता। चढ़ती जवानी का वो सत्य, देश के लिए कुछ कर गुजरने का वो जज्बा, एक अर्थपूर्ण जीवन जीने की चाहत में पूरे जीवन को ही देश के नाम कर देने की वो भोली भावुकता, मिलता क्या है? ये जरूर समझ में आया कि अपने लिए स्पेस रखकर ही आप दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने स्व को नकार कर नहीं। अंधेरे में अंधेरों के साथ लड़ते रहेंगे और आत्मा पर लगे इंसानी खून के इन छींटों के साथ जीते रहेंगे। कितना चाहता हूँ कि छूटती जिंदगी को थाम लूँ और अपने मन की जिंदगी जीऊँ। अब तो ये नामुमकिन है। 18 वर्ष की कच्ची उम्र में जिस जज्बे से विवाह कर लिया, उसे चाह कर भी नहीं तोड़ सकते हम। अब इस झूठ के साथ ही जीना होगा। धीरे धीरे देखिएगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा, लेकिन नहीं रहेगा। मैं भी जीता रहूँगा, लेकिन नहीं रहूँगा। ये आग बुझ जाएगी एक दिन, ये झूठ ही सत्य बन जाएगा। वे जैसे मुझसे नहीं, पीड़ा से पके अपने मन से ही बतिया रहे थे। सांत्वना का हाथ फेरने की हल्की सी कोशिश की मैंने। चलिए, वीरता या बहादुरी न सही, देशभक्ति तो वो नो डाउट थी ही, क्योंकि देश की अखंडता के लिए अलगाववादी ताकतों का संहार जरूरी है ना। इसलिए आपने जो भी किया देश के लिए किया। पीड़ा की दबी हुई एक लहर फिर से उठी उनके भीतर। तो फिर मुझे नींद क्यों नहीं आती रात रात? मैं भ्रमित क्यों हूँ? फिर सबसे बड़े अलगाववादी तो हम खुद हैं। क्या बोल रहे हैं आप? दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या हमने मनुष्यता से, इंसानी भाईचारे से अलगाव नहीं ले लिया है? क्या हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते? इतनी हिंसा क्यों है? हिंसा के बदले हिंसा, आँख के बदले आँख, दुनिया कहाँ पहुँचेगी? चश्मे के कांच को पोंछते हुए वे धीमे से बोले। उनकी उदासी का रंग और गहरा गया। गंदुमी चेहरा और पनीला हो आया। बड़ी बड़ी बिल्लौरी आंखें नम हुईं। रुक रुक कर निकलने लगे उनके शब्द, टूटी माला के बिखरे मनकों की मानिंद। मैडम, हिटलर भी खुद को देशभक्त कहता था। मेरी भ्रष्ट बुद्धि कहती है कि काश वो देशभक्त नहीं होकर बांसुरी बजाता, प्रेम के गीत गाता, तो दुनिया इतनी तबाह नहीं होती। कहीं पढ़ा था कि देशभक्ति दुष्टों की अंतिम पनाहगाह है। यदि यह देशभक्ति है तो भी ऐसी देशभक्ति किस काम की जो आपके भीतर के मिजाज से मेल न खाए, जो आदमी को आदमी ही न रहने दे। ऐसी देशभक्ति देशभक्ति नहीं, बवासीर है।
ये बचाने को नहीं मारने को वीरता कहती है। जो जितने लोगों को मारे उसे उतना ही बड़ा सम्मान। मेरा एक दोस्त था भानु प्रताप पांडे। उसने मुझसे कहा था कि उसका सबसे बड़ा स्वप्न है कि कम से कम एक मिलिटेंट को अपनी बंदूक से मार गिराऊं। सोचिए, स्वप्न ये नहीं कि मैं कम से कम एक जीवन बचाऊं, कि कोई भी जीवन मामूली नहीं होता। स्वप्न ये नहीं कि एक आतंकी को सही राह पर लाऊं या उससे समर्पण करवाऊं। स्वप्न है कि एक को मार गिराऊं। पूरा हुआ उसका सपना? हम दोनों ने एक साथ पूछा। हाँ, मारा ना। उसने खुद ही कबूल किया कि उसने उसे वीरता से नहीं, छल से मारा था। दरअसल जिस घर में मिलिटेंट जख्मी हालत में छिपा पड़ा था, उसी घर के मुखिया के बेटे ने उसे खबर दी थी और बाद में उसे छल से मरवाकर मुखिया के बेटे ने 1.5 लाख का इनाम भी पाया था। वो खुश है? हाँ हाँ, वो भी मेडल पाने की लाइन में है। दरअसल वीरता के ऐसे ही तमगे के नीचे हम अपने आधे अधूरेपन को छिपा लेते हैं, अपने मन को पालतू बिल्ली की तरह बहलाए फुसलाए रखते हैं। मेरे साथ दुर्भाग्य ये है कि मेरा आदिम बंजारा मन पालतू के बजाय जंगली, बेलगाम और बेकाबू बिल्ली बन गया है, जो न बहलाए बहलता है और न समझाए समझता है। ठुड्डी पर हाथ धरे चिंतक की मुद्रा में बैठे थे वे, धीरे धीरे जैसे खुद को खोल रहे थे कि खुद से ही उलझ रहे थे। जी, बांग्लादेश युद्ध की एक सच्ची घटना बताता हूँ आपको। 2 सगे भाई अपने अपने वतन की कमांडिंग अफसर की हैसियत से अपनी अपनी यूनिट के आमने सामने थे। एक भारतीय था और एक पाकिस्तानी। 1947 के देश विभाजन के समय दोनों अलग अलग हो गए थे। बहरहाल दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। फायरिंग के ऑर्डर के पहले भारतीय कमांडिंग अफसर के मुंह से निकला, भाईजान सावधान। उस भयंकर बमबारी में वो पाकिस्तानी अफसर मारा गया। युद्ध जीतने के बाद उस भारतीय कमांडर पर आत्मग्लानि का वो दौरा पड़ा कि उसने सेना की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। मैडम, जीवन की ऐसी चरम स्थितियां सारे पर्दे हटा देती है, सारी काई हट जाती है। आप ही बताइए कि यदि वो देशभक्ति थी तो कमांडिंग अफसर भाई के मारे जाने के बाद भयंकर आत्मग्लानि का शिकार क्यों हुआ? जो पहले देशभक्ति थी वो बाद में आत्मग्लानि में क्यों बदल गई? देशभक्ति का कीड़ा भयंकर पीड़ा में क्यों बदल गया? बोलिए, क्या है सत्य? कई बार स्वप्न देखता हूँ कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। एकाएक मेरे पंख टूट गए हैं, मैं नीचे धरती पर औंधा पड़ा हूँ और गिद्ध मेरे ऊपर मंडरा रहे हैं। क्यों आते हैं ऐसे स्वप्न मुझे? मैडम, मानता हूँ कि जो धरती के धब्बे हैं उन्हें साफ करना पड़ता है, पर जिनको मैंने मारा, क्या मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वे धरती के धब्बे थे? क्या मैं अपने लिए कोई ऐसा तर्क दे सकता हूँ कि मैंने इंसान को नहीं, शैतान को मारा? मेरे लिए वे अलगाववादी थे, पर अपने विश्वास के अनुसार तो वे अपने पर किए हुए अन्याय का विरोध कर रहे थे। जब जब वे मरी हुई जवान लाशें, वो बहते खून की गडगड आवाज़ें मेरा पीछा करती हैं, जाने कहाँ से दबा हुआ सत्य सामने आ खड़ा होता है। भीतर से ज़बरदस्त तलब उठती है कि कोई ऐसी जगह हो आऊँ जहाँ कोई ना देश हो, ना कोई सीमा, जहाँ मनुष्य और मनुष्य के बीच के तार इतने बेसुरे और बेजोड़े ना हों। देश की रक्षा और सत्य और सौंदर्य की रक्षा 2 अलग चीज़ें नहीं हैं। सत्य यह भी है कि जब तक मनुष्य मनुष्य से नहीं जुड़ेगा, वो ना किसी राष्ट्र से जुड़ सकता है, ना किसी भगवान से, और ना ही वीरता से। वे फिर चुप हो गए थे। शाम का छुटपुटा स्याही में बदलने लगा था। बिजली की हल्की रोशनी में ध्यान से देखा उनका चेहरा, निर्मलता में तैरता एक उदास चेहरा। वे उठने को हुए, पर उठते उठते उन्होंने मुझसे कहा, मैडम, आपने इतने सवाल पूछे, एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ, हो सके तो जवाब दीजिएगा। हाँ, पूछिए ना। गरिमा की आंखें चमक गईं। क्षणांश में हमने न जाने क्या क्या सोच लिया। हमारे सोचे सभी संभावित सवालों को अंगूठा दिखाते हुए धीमे से उन्होंने कहा, मैडम, मैं जिंदा होने का एहसास खो चुका हूँ, वापस जिंदा होकर इंसान हो जाना चाहता हूँ, आसमान वन पूरी धरती पर फैल जाना चाहता हूँ। क्या हो सकता हूँ? कहते कहते एक छाया उनके चेहरे पर थिरक कर गुजर गई। उन्होंने ऐसी नज़र से मुझे देखा जैसे मेरे जवाब पर निर्भर हो उनकी ज़िंदगी की नियति। उनकी आवाज़ का तीखापन चाकू की तरह चीर रहा था मुझे, और उन्हें उनका मोबाइल परेशान कर रहा था, जो बार बार बज रहा था। शायद पत्नी का था, उन्हें साथ कहीं जाना था। क्या कहती उनसे, जो दोपहर की धूप में ही ढलती शाम जैसे हो गए थे। संवेदनशील इंसान के लिए शायद हर जीवन एक ट्रेजेडी है। कहना चाहती थी कि जब तक ये गड गड की आवाज़ आपके भीतर जीवित है, एक इंसान के रूप में आप सुरक्षित हैं। जिसके भीतर जो है उसे ही वो बाहर खोजता है, उसी में वो आनंद पाता है।
ये आपकी त्रासदी है कि आपके भीतर सत्य और सौंदर्य भरा हुआ है। कहना चाहती थी कि आपके ये अनुभव और विलक्षण सोच आम फौजियों और झुंड की सामूहिक चेतना से इतने भिन्न हैं कि शायद ही इतिहास में दर्ज हों, पर कह ना सकी। जानती थी कि मेरे शब्द उन पर फाहे का काम नहीं करेंगे, इसलिए खामोश थी मैं। शायद हम दोनों अपने अपने दुखों के घर में थे। अभी आप सुन रहे थे मधु काकरिया जी की लिखी हुई कहानी जंगली बिल्ली।